हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है, जो आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था यानी परावर्तन पढ़ा था, उसका कॉन्सेप्ट देखा था, उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों, आपने कई बार ये देखा होगा कि जब आप किसी ग्लास पे पानी लेते हैं और वो पानी कैसा है, बिल्कुल साफ है, उसके आर पार आप देख सकते हैं, वो पारदर्शी। अब अगर आप उस पानी में किसी वस्तु को डाल देते हैं, जैसे आपने एक कंकड़ लिया, ठीक है, कोई पत्थर ले लिया छोटा सा, उसे आपने पहले बाहर देखा, फिर आपने क्या किया, उसको आपने जो है पानी के अंदर डाल दिया, तो आप ये देखते हैं कि उसका आपको शेप थोड़ा अजीब सा दिखाई देता है। इसी तरीके से आप कोई डंडी ले लेते हैं, स्टिक ले लेते हैं या पेंसिल लेते हैं, पेंसिल को उस साफ पानी में रखते हैं, तो आप एक चीज नोटिस करते हैं, एक चीज आप देख पाते हैं कि जो पेंसिल का जो हिस्सा पानी के अंदर डूबा है वो आपको जो है अलग सा दिखाई देता है, वहीं उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो आपको अलग सा दिखाई देता है। यानी आपको ये पूरी पेंसिल एकदम सीधी नहीं दिखाई देती, कुछ आपको इसकी जो शेप है उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं। जो पानी के अंदर का जो पेंसिल का हिस्सा है वो आपको ज्यादा तिरछा दिखाई देता है जो उस हिस्से से जो कि पानी के ऊपर। ये आपने कई बार नोटिस किया होगा, इस बात को आपने देखा होगा। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी लाइट है, प्रकाश है, वो रिफ्रैक्शन कर रहा है, अपवर्तन कर रहा है, जिसके कारण आपको पेंसिल या जो डूबी हुई पेंसिल है वो अलग सी ही दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर अपवर्तन होता क्यों। क्योंकि बच्चों, आप ये जानते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि हमें वस्तु कब दिखाई देती है, जब वस्तु पे प्रकाश पड़ता है, लाइट पड़ती है और वो परावर्तित होता है। यानी कोई एक आपके पास जो है दीप्त वस्तु है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है, लाइट एमिट करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अब प्रकाश उत्सर्जित करता है तो चारों तरफ प्रकाश फैलता है। अब किसी वस्तु पे से प्रकाश टकराता है और हमारी आंखों पे पड़ता है तो हमें वो वस्तु दिखाई दे, ठीक है। अब पेंसिल के केस में भी ऐसा ही होता है, पेंसिल पे प्रकाश पड़ा और हमें वो पेंसिल दिखाई। अब क्या होता है बेसिकली कि जो प्रकाश है, लाइट है, लाइट क्या करता है, ट्रैवल करता है, चलती है। तो जब लाइट चलती है, ट्रैवल करती है और इस पेंसिल पे पड़ती है, तो आप देख सकते हैं कि जो पेंसिल का ऊपरी हिस्सा है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो पेंसिल का ऊपरी हिस्सा है वो कहाँ पे है, एयर में, हवा में। वहीं पेंसिल का जो निचला हिस्सा है वो पानी में डूबा। अगर हम एयर की बात करें, हवा की बात करें, तो हवा कैसा है आपका, हवा जो है वो आपका जो है विरल है। वहीं अगर हम बात करें पानी की, पानी कैसा है, डेंसर है, सघन है। अब क्या होता है कि जो लाइट की स्पीड है, प्रकाश की जो स्पीड है, उसकी जो चाल है या गति है, वो लाइट पे क्या होती है, ज्यादा होती है। वहीं अगर हम पानी की बात करें, क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, आपस में पास पास होते हैं, वहां से ट्रैवल करना जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है एयर के कंपैरिजन में, वायु के कंपैरिजन में, जिस कारण जो आपका आपका जो पानी होता है उसमें प्रकाश या लाइट की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब लाइट की स्पीड पानी में कम है, अब प्रकाश पड़ा, प्रकाश तो पूरी पेंसिल पे पड़ा, ऊपर टकराया जो हिस्सा जो है आपका हवा में है या वायु में है, तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा थी, ठीक है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा थी, तो ये एकदम से हमारी आंखों पे पड़ी। वहीं अगर हम बात करें उस हिस्से की जो पानी में डूबा है,
तो क्योंकि ये क्या है, एक डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पे पानी की जो लाइट की जो स्पीड है, ठीक है, प्रकाश की जो चाल है वो कैसी है, धीमी है, जिस कारण जो हिस्सा पानी में डूबा है उससे प्रकाश को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिस कारण क्या होता है, जो लाइट है, प्रकाश है, उसका पाथ डेविएट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो डेंसर मीडियम से पानी से हवा की तरफ जा रहा है, पानी से बाहर हवा में जा रहा है और फिर हमारी आंखों पे पड़ रही है, वायु में जा रही है, फिर हमारी आंखों में पड़ रही है। तो क्या होता है, जो प्रकाश इस पेंसिल से आ रहा है, जो पानी में डूबा है, उस प्रकाश का जो पथ है वो डेविएट हो जाता है, यानी मुड़ जाता है, जिस कारण हमें पेंसिल का जो है स्ट्रक्चर कुछ अलग सा ही दिखाई दे। तो बेसिकली अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, प्रकाश के अपवर्तन की, तो ये क्या है, ये एक फिनोमेना है। क्या है, ये एक फिनोमेना है, एक प्रक्रिया है, जिसमें जो आपकी लाइट है, जो आपका प्रकाश है, वो जब एक मीडियम से यहाँ पे पानी से हवा में जा रहा है, तो कहाँ से जा रहा है, पानी से हवा, डेंसर से रेयरर में, ठीक है, सघन से आपके विरल माध्यम में जा रहा है। तो क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका जो पथ है, ठीक है, उसका जो रास्ता है वो मुड़ जाता है, वो अपने पाथ से डिविएट हो जाता है, अपने पथ से मुड़ जाता है। इसी परिघटना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, लाइट क्या कर रही है, अपने पाथ से मुड़ रही है। रिफ्लेक्शन की बात करें, परावर्तन की बात करें, तो उसमें क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, एक सतह पर प्रकाश पड़ा और वो वापस उसी माध्यम में चला। लेकिन जो आपका रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, इसमें क्या होता है, जो प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है और इस समय क्या होता है, ये अपने पाथ से, अपने रास्ते से, अपने पथ से मुड़ जाता है। इसी को हम रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कहते हैं। Refraction of light is the phenomena of change in the path of light in going from one medium to another. प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के मार्ग में परिवर्तन की घटना है। In going from a rarer to denser medium, the ray of light bend towards an. अब क्या होता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, सेकंड फिगर जो है आपकी, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, जो आपकी पेंसिल है, सेकंड फिगर में हम देख रहे हैं, पेंसिल की जो नोक है, आप देख सकते हैं, पेंसिल की नोक वास्तविक तौर पे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ से प्रकाश चलता है, लाइट चलती है, और कहाँ पे चल रहा है, अभी पानी में चल रहा है। अब पानी से जब वो एयर में आ जाता है, वायु में आ जाता है, तो क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, अपने पथ से वो मुड़ रहा है और हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो पेंसिल की नोक है वो यहाँ पे नहीं, ऊपर, ठीक है, ऊपर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका प्रकाश है, जो लाइट है, वो अपने पथ से मुड़ रहा है। और अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, एक अभिलंब हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, अभिलंब आपका ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, तो क्या होता है, जब भी प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, यानी रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है, तो जो प्रकाश की किरण है वो नॉर्मल यानी अभिलंब की तरफ मुड़ती है। वही जब भी प्रकाश की किरण जो है डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, यानी सघन से विरल में जाती है, तो वो जो आपका लाइट है वो नॉर्मल यानी अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर कोई भी लाइट की रे किसी भी विरल रेयरर मीडियम, जैसे आपका एयर हो गया, एयर से ग्लास में गई, ठीक है, कांच में गई, तो क्या होगा, जो उसका पथ है वो मुड़ेगा किस तरफ, नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ। लेकिन अगर प्रकाश ग्लास से एयर की तरफ किया, क्योंकि ग्लास क्या है आपका, सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है, एयर क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है, रेयरर मीडियम है, तो क्या होगा, जो प्रकाश की किरण है वो अपने पथ से मुड़ेगी लेकिन नॉर्मल से दूर हो जाएगी। और बेसिकली ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि हमें ये पता है कि दोनों माध्यम क्या है, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, ठीक है। एक सघन है, एक विरल है, जिसके कारण जो है लाइट की स्पीड में चेंज होता है, लाइट की जो गति है, प्रकाश की गति में परिवर्तन आता है, और इसी कारण जो है अपवर्तन होता है। In going from a rarer to denser medium, the ray of light bend towards north. And in going from denser to rarer medium, the light rays bend away from north. विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण सामान्य की ओर अभिलंब की ओर मुड़ती, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण जो है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो दोनों के दोनों आपके जो मीडियम है, माध्यम है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इनका अपवर्तनांक जो होता है वो अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्या है, रेयरर मीडियम है। जैसे कि आप यहाँ एयर और ग्लास के बारे में बात करते हैं, तो आप जानते हैं एयर जो होती है, वायु जो होती है, ये रेयरर मीडियम है, ये विरल माध्यम है। वहीं अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास एयर के कंपैरिजन में कैसा है, डेंसर मीडियम है, यानी सघन माध्यम, ठीक है। अब इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो ग्लास के मॉलिक्यूल है ये जो है डेंस है, ठीक है, इनमें घनत्व ज्यादा, इनकी डेंसिटी ज्यादा है, ये पास पास है। वहीं इसके कंपैरिजन में अगर हम एयर की बात करें, वायु की बात करें, तो इसके जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से दूर दूर है, यानी इनकी जो डेंसिटी है, इनका जो घनत्व है वो कम है। अब क्या होता है, जब प्रकाश जो है रेयरर यानी विरल माध्यम में चलता है तो वो एक स्पीड से चल रहा है, ठीक है, एक स्पीड से चल रहा है, उसे काफी जगह मिल रही है। जैसे कि आप जब ट्रैफिक में चलते हैं तो अगर कोई रास्ता ऐसा होता है जहाँ ट्रैफिक नहीं है तो वहां आप फटाफट निकल जाते, और ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, वहां से आपको गुजरने में टाइम लगता है, आप आराम से धीरे धीरे कम स्पीड में चलते। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे लाइट भी करती है। लाइट जो है, प्रकाश जो है, रेयरर मीडियम जो है, इसकी डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड यानी इसकी गति जो है वो ज्यादा हो जाती है, इसकी जो चाल है वो ज्यादा होती है। वहीं जैसे ही प्रकाश डेंसर मीडियम में यानी सघन माध्यम में एंटर करता है, सघन माध्यम में जाता है, तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स जो है बहुत ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल है। पर यूनिट वॉल्यूम आप देखें तो क्या है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल ज्यादा है, जिस कारण प्रकाश की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, जैसे आपका ट्रैफिक में होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी लाइट की स्पीड कम हो जाती है। अब कम हो जाती है तो स्पीड में बदलाव आता है, चेंज आता है, जिस कारण ये जो है नॉर्मल की तरफ या अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। A light ray refracts whenever it travels at an angle into a medium of different refractive indexes. अब इसी तरीके से अगर हम बात करें लाइट की, प्रकाश की, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो क्या होता है, दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो क्या है, अलग अलग है। इस कारण क्या होता है, इनकी जो स्पीड है यानी जो लाइट है, इसकी जो स्पीड है, इसका जो चाल है, उसमें बदलाव आता है, जिससे क्या होता है, इसकी दिशा में भी यानी डायरेक्शन में भी बदलाव आता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आप जो है विरल माध्यम और डेंसर माध्यम से समझ सकते हैं, और इसी कारण क्या होता है, जो आपकी लाइट की स्पीड चेंज होती है, जिस कारण इसकी दिशा भी बदल जाती है। एक प्रकाश किरण जब भी विभिन्न अपवर्तनांकों के माध्यम से में एक कोण पर यात्रा करती है या चलती है तो अपवर्तित होती है। गति में यह परिवर्तन दिशा में परिवर्तन का परिणाम है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यानी अपवर्तनांक।
Absolute refractive index of a medium is the ratio of speed of light in vacuum or air to the speed of light in the medium. अब जब भी हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यानी अपवर्तनांक की, तो अपवर्तनांक को हम n से डिनोट कर सकते हैं, म्यू से डिनोट कर सकते हैं, और ये जो होता है ये रेशियो होता है, अनुपात होता है किसका? स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, वैक्यूम में, निर्वात में, वैक्यूम में या एयर में, वायु में, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी जो माध्यम दिया गया है उसमें जो प्रकाश है उसकी चाल कितनी है उस, यानी n बराबर c अपॉन b। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n निर्वात या वायु में प्रकाश की गति का माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात है, ठीक है। तो यानी ये क्या होता है? एक रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, यानी अपवर्तनांक या जो अपवर्तन है उसके नियम क्या है। तो सबसे पहला जो इसका नियम है वो ये है कि जो आपकी इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है और नॉर्मल होती है, ये सब जो है एक ही प्लेन में। अब सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। यानी अपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो आपका नॉर्मल है, अभिलंब या जो आपका अपतन बिंदु है, ये क्या, ठीक है। इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को समझेंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रकाश है, प्रकाश की जो किरण है, ठीक है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है। एयर से ग्लास पे जा रही है, वायु से कांच पे जा रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक किरण है, वो आई, इंसिडेंट रे बोलते हैं, जैसे वो आई और वो ग्लास से ट्रैवल कर रही है, यानी वो एयर से ट्रैवल कर रही है, वो वायु से चल रही है, वायु में गमन कर रही है। तो जो किरण इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, एओ जो लाइट रे है या किरण है, ये क्या है? ये आपका एयर में या वायु में चल रही है, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, यानी अपतित किरण। अब क्या हुआ? ये जो किरण है ये एयर से ग्लास में, कहाँ से गई? वायु से ग्लास में यानी कांच में गई। तो क्या हुआ? मीडियम में चेंज आया, जो है रेयरर से डेंसर मीडियम में, विरल से सघन माध्यम में गई लाइट। तो क्या हुआ कि स्पीड बदली, स्पीड कम हुई, इसका डायरेक्शन यानी दिशा भी बदल गई और ये मुड़ गई। अब क्या हुआ? यहाँ पे अपवर्तन हुआ, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद जो आपको रे मिली, यानी ओबी रे जो है, ठीक है, ओबी किरण जो है, इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, यानी अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं अभिलंब। अभिलंब यानी नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल कौन सा पॉइंट है? वो बिंदु जहां पे रिफ्रैक्शन हो, ठीक है, वहां से हम एक जो है 90 डिग्री की एक लाइन बनाते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, जिसे नॉर्मल कहते हैं, जो कि यहाँ पे एन डैश से रिप्रेजेंट किया गया। अब पहला जो लॉ है, पहला जो नियम है, वो ये कहता है कि जो आपकी अपतित किरण है, ठीक है, अपवर्तित किरण है और जो नॉर्मल है, ठीक है, वो सब एक ही तल पे होते हैं, एक ही प्लेन में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब क्या है? एक ही प्लेन में है, एक ही तल में है। तो ये इसका क्या है? पहला नियम। The incident ray, refracted ray and the normal to the interference of two medium at the point of incidence or lie on the same plane. अपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपतन बिंदु पर दो मीडिया के इंटरफेस के लिए सामान्य सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले लॉ की। जो अगला है आपका रिफ्रैक्शन का लॉ, इसको हम स्नेल लॉ भी कहते हैं, स्नेल नियम भी कहते हैं। तो ये जो है ये दिखाता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू 1n2। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर क्या है। तो यहाँ पे साइन एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर जो आपको दिया गया है, ये क्या है, इसके हम डिस्कस करें। तो
जब हम जो आपका एंगल आई है, तो एंगल आई को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं, ठीक है, अपतन कोण, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्या है, सॉरी, अपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम बात करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है। वह कोण जो अपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है, वो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, उसको हम अपतन कोण कहते हैं, ठीक है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसे हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे आपको एंगल आर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण, या आप कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये आपका क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी वह एंगल, वह कोण जो कि आपकी अपवर्तित किरण और नॉर्मल के बीच में बनता है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, उसे हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी अपवर्तन कोण, ठीक है। तो स्नेल लॉ ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल आई, यानी आप साइन ले रहे हैं किसका, आई एंगल का, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, अपतन कोण का, टू द साइन ऑफ एंगल आर, यानी अगर आप साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर, आर क्या है आपका, जो है यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल है या अपवर्तन कोण है, तो इन दोनों का अगर आप रेशियो लेते हैं तो ये बराबर होता है जो है n2/n1 के। यहाँ पे n2 क्या है, जो दूसरा मीडियम है, ठीक है, दूसरा माध्यम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका क्या है, ये अपवर्तनांक है, और n1 क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी जैसे कि यहाँ से रे इधर से इधर जा रही है, ठीक है, ये आपकी किरण है, ये जा रही है और ये इस तरीके से मुड़ गया, ये आपका एंगल आई है और ये क्या है, एंगल आर। मान लीजिए जो आपका पहला माध्यम है वो आपका एयर है और दूसरा माध्यम आपका वाटर है, यानी वायु है और यहाँ पे आपका पानी है। तो जो एयर का, यानी जो आपकी वायु है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या है, आपका n1 है, और वाटर का या जो आपका पानी है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है, ठीक है। तो n2/n1 जो है वो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाता है, और इसको हम 1 और 2 कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्नेल लॉ है, ये सेकंड इसका नियम। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है, यानी अपवर्तन नहीं होता। तो बच्चों, अपवर्तन कब होता है, जब एक एंगल से लाइट जो है आपके किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, ठीक है, यानी वो नॉर्मल के साथ अभिलंब के साथ एक कोण बना रही। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अपवर्तन कब नहीं होता। तो पहला केस, अगर हम जो प्रकाश की किरण है उसे नॉर्मली डालें, ठीक है, कैसे डालें, नॉर्मली, यानी अगर वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जा रही है और वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, या आप कह सकते हैं जो नॉर्मल है उसी वहीं पे से हम डाल रहे हैं, 90 डिग्री से डाल रहे हैं, तो हमें इस केस में जो है अपवर्तन दिखाई नहीं देता, या अपवर्तन हमें महसूस नहीं होता, ठीक है। और दूसरा, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जा रही है और दोनों माध्यमों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो सेम है, एक ही है, तब भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। यानी अगर आपको रिफ्रैक्शन चाहिए, अपवर्तन चाहिए, तो उसके लिए पहली बात यह है कि आपकी जो प्रकाश की किरण है वो जो इंटरफेस है, जो बाउंड्री है, ठीक है, मीडियम की जो बाउंड्री है, जो सीमा है, उसके 90 डिग्री में नहीं डलनी चाहिए, एक एंगल से डलनी चाहिए। और दूसरा ये है कि दोनों माध्यमों का जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, अपवर्तनांक एक नहीं होना चाहिए,
ठीक है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 90 डिग्री में क्या है, लाइट डाली, प्रकाश डाली, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो क्या हुआ, प्रकाश जो है अपने पाथ से या अपने पथ से मुड़ा नहीं, वो सीधे सीधे चला, हमें किसी भी तरीके का अपवर्तन दिखाई नहीं। ठीक है। पहला है लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ बाउंड्री, प्रकाश सीमा पर 90 डिग्री से अपतित होता है। दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द टू मीडिया इन कॉन्टैक्ट आर इक्वल, संपर्क में दो माध्यमों का अपवर्तनांक समान होता है। तो ये इसकी दो कंडीशन है। तो बच्चों अभी तक हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, अपवर्तन क्या होता है ये हमने समझा, किस तरीके से आप अपने चारों तरफ अपवर्तन को महसूस करते हैं, इसके लॉ क्या क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्यों प्रकाश की किरण की जो है स्पीड या चाल जो है चेंज होती है, परिवर्तित होती है जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, इतना हमने समझ लिया। अब क्योंकि अपवर्तन आप कहाँ देख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तब आप अपवर्तन जो है अपवर्तन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसका जो है एप्लीकेशन जो है हम कॉन्वेक्स जो आपके लेंसेज होते हैं उनमें देख सकते हैं, जो लेंस होता है उसमें आप देख पा, हमारे पास दो तरीके के लेंस होते हैं, एक जो होता है आपका उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जो कि अभिसारी लेंस होता है। दूसरा आपका कनकेव लेंस होता है यानी अवतल लेंस होता है, जो कि आपका अपसारी लेंस होता है या डाइवर्जिंग लेंस। तो बच्चों कोई मुझे बता सकता है कि रिफ्रैक्शन क्या है, अपवर्तन क्या है? तो बच्चों अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जो किरण होती है वो अपने पथ से मुड़ जाती है, अब उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, इसको ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है कि आपके पास जो प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलनी चाहिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जानी चाहिए, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होना चाहिए। तो बच्चों आज हमने अपवर्तन के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट किया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये जो लेंस है अवतल और उत्तल लेंस, इनके बारे में पढ़ के आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इनके रे डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।